कल पूरी यूनी के सामने तुम इकरार करोगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। सुलेमान इब्राहिम की बात पर जब्त किए नम आंखों से सुलेमान इब्राहिम को देखने लगी थी। वरना तुम जानती हो, तुम्हारा बाप मेरे घर ही मुलाजमत करता है। अगर चोरी के इल्जाम में जेल गया तो सह नहीं पाएगा। वो सफ़ाकी से बोला तो हया आंखें मीच गई। उससे गलती हुई थी, सुलेमान इब्राहिम से दुश्मनी मोल लेना। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसका बाप सुलेमान इब्राहिम का ही मुलाजिम है। अगले दिन उसने यूनी में सबके सामने सुलेमान इब्राहिम को प्रपोज किया था, पर सुलेमान इब्राहिम ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और फिर इत्मीनान से घर लौटा था कि उसकी अना तोड़ दी। पर होश तब आया जब आधी रात को उसका मुलाजिम मदद मांगने उसके पास आया कि उसकी पर्दादार बेटी अब तक यूनी से लौटी नहीं रही। और वो जो नफरत का दावेदार था, अब उसका दिल खौफ से धड़का था कि यार, ये सुलेमान इब्राहिम खुद को जाने क्या समझता है। जब जी चाहता है सबका मजाक उड़ाता है और जब दिल करता है फ्लर्ट करता है। अभी ने क्लास में आकर कहा था, तो तुम उससे बात क्यों करती हो? और अगर वो वही तुमसे बात करता है तो इग्नोर करो। ये अमीर जादों की औलादें ऐसी ही हैं। बहस होती है, हया ने नागवारी से कहा। अब इतना भी बुरा नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कितना हैंडसम है। हया की दोस्त नताशा ने अपनी गाल पर हाथ रखकर उसके ख्याल में डूब कर कहा था, मुझे तो तुम सबकी बातें हैरान करती हैं। पहले तुम ऐसे लड़कों के पीछे जाती हो, फिर जब वो तुम्हें इंसल्ट करते हैं तो रोने लग जाती हो। इस सारे मामले में सबसे ज्यादा कसूर तुम लड़कियों का ही होता है, जो लड़कों को सर पर चढ़ाती हैं। हया ने गुस्से से कहा। राबी और नताशा उसे मुंह फुलाए देखने लगी। यार, तुम कितनी जल्दी हर बात कहती हो और दिल दुखाती हो। राबी ने मुंह बसोर कर कहा। लो, अब मेरी बातों से भी दिल दुखता है। तुम लोगों ने दिल के ऑपरेशन करवा रखे हैं जो बात पर दर्द होने लगता है। इस बात पर वो दोनों मजीद अफसरदा होकर उसे घूरने लगी, मगर हया उनकी नज़रों को नज़रअंदाज करके बाहर निकल गई। अच्छा, चलो छोड़ो उसे। ये तो बात इतनी कड़वी करती है और लहजा करीली जैसा कड़वा है। राबी ने नताशा से कहा और दोनों बाहर निकल आई। हया सबसे अलग दूर लॉन में बैठी पड़ रही थी। दोनों ही उसकी तरफ चली आई। यार, वो देख हया को, जैसे सबसे दूर पढ़ाकू बनी बैठी है। सुलेमान को अपने दोस्त फारिस ने कहा, तुझे वो लड़की बहुत पसंद है। सुलेमान ने च्युइंगम चबाते हुए तंज किया। हाँ, वैसे यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है और ये उसके हुस्न का हक है कि हर लड़की उस पर मरे। फारिस ने उसे ललचाई हुई नज़रों से देखकर खबासत से मुस्कुराया था। मुझे चादर में लिपटी पर्दादार लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरे टाइप की नहीं, सुलेमान ने नागवारी से कहा। उसके लहजे में घमंड था। तुझे क्यों पसंद होगी? जाहिर है वो तुम्हें लिफ्ट क्यों नहीं करवाती। अनीस की बात पर सब हंसने लगे, जो हया की बहुत इज्जत करता था। तो तुझे बहुत लिफ्ट करवाती है? सुलेमान ने उससे कहा। नहीं, मगर मैं फिर भी उसकी इज्जत करता हूँ। अनीस की बात पर सुलेमान तंजिया हंसा। इज्जत? वो मजाक उड़ाने लगा, बिना कुछ कहीं चला गया। मुझे तो बहुत पसंद है, बस उसे देखते ही दिल करता है झपट पड़ूं। सुलेमान ने फारिस की बात पर मुंह बनाकर जैसी नजर खेल ली। यार फारिस, बोर ना कर। कहा ना, इन जैसी लड़कियों और हमारा कोई मैच नहीं है। सुलेमान ने खबासत से कहा। गाइस, तुम सब जानते नहीं, हया इमरान इस यूनिवर्सिटी की सबसे नॉनसेंस लड़की है, जिसे पहनने और ओढ़ने की तमीज तक नहीं। इसे हद से ज्यादा गुरूर है। मुझे तो पता नहीं सब इसमें क्या देख लेते हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके कपड़े देखे, अजीब सा फैशन करती है। अरीश ने बेहद नागवारी से उसकी तरफ देखकर कहा था। अरीश मन्नान इस डिपार्टमेंट की सबसे अमीर लड़की थी, जो सुलेमान के आगे पीछे घूमती थी। उसे अपने पैसे और स्टेटस पर बहुत घुमंड था। वो हया जैसी पर्दादार लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुलेमान ने उसकी बात पर हया की जानिब गौर से देखा था। अब इतनी किसी की बुराई सुनकर तो सबकी तवज्जो जानी थी, और फिर सुलेमान की मुलाजिम की बेटी भी, मगर फिर भी उसके साथ बात तक नहीं करती थी। हया ने अपनी किताबें बैग में डाली और लाइब्रेरी की तरफ चल दी। सुलेमान इब्राहिम उसे देखकर किसी का ख्याल भी गुम हो गया। फिर चौंक कर साथ बैठी अरीश को देखा, जो इस यूनिवर्सिटी की सबसे फैशनेबल लड़की मानी जाती थी। जाने क्यों उसने दोनों का मवाजना किया था। इस वक्त भी आरिश ने एक जीन्स के साथ बेहद छोटी सी शर्ट पहन रखी थी, जिसमें उसका पेट तक नजर आ रहा था। सुलेमान तंजियां हंसा। सबने उसकी तरफ देखा। व्हाट? आरिश ने सवालिया कहा। कुछ नहीं, वो मुस्कुराकर टाल गया। सबने कंधे उचका दिए।
आज मैं उस लड़की को सबके सामने प्रपोज करने वाला हूँ, फारिस ने सबको बताया। ओह कम ऑन, इस चीप लड़की को इसे अहमियत के लायक समझते हो तुम? मैं तो हैरान हूं कि जिसका तस्करा ही महफिल की इंसल्ट है, तुम फारिस जवाद उसे सबके बीच में प्रपोज करोगे? आरिश ने जैसे नफरत का इजहार किया। देखो, मैं अभी कह रहा हूं, वो लड़की तेरे टाइप की नहीं है, तू रहने दे। इससे बेहतर है नताशा उसको प्रपोज कर ले, सुलेमान ने उसे तजवीज़ दी। ठीक कह रहा है, इससे बेहतर तो नताशा है। भला हया इमरान की क्या औकात जिसे कोई लड़का प्रपोज करे? यानी तुम इस चीप लड़की को इस यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर लड़की बनाना चाहते हो? अरीश ने गुस्से से कहा, यार बस कर दो तुम लोग, मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहे पसंद करूं। वैसे भी मैं कुछ दिनों तक उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। फारिस जवाद ने कमीनगी से कहा। सुलेमान का जाने क्यों दिल किया इन दोनों का मुंह तोड़ दे। उसे लगा शायद हया का तस्करा उसे गुस्सा दिलाता है। वो तो वक्त गुजारी के लिए भी फिट नहीं। अरीश की बात पर सुलेमान दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अरीश हया से नफरत क्यों करती थी और खुद एक लड़की होकर भला दूसरी लड़की के लिए किस तरह के जुमले कह रही थी। अरीश की इस कदर तल्ख कलामी सुलेमान को हया की तरफ मतवज्जा कर देती थी। वो कि बज़ाहिर उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था, मगर वो उसे अहम नहीं समझता था। खैर बस बात ख़त्म कर, तू उसे प्रपोज नहीं करेगा, वो तेरे टाइप की नहीं है। अगर वो मान भी गई तो तू उसके पर्दे से जान नहीं छुड़ा पाएगा, सुलेमान ने तंज किया। फारिस जवाद के साथ लड़कियां बेसाख्ता बदल जाती हैं, देखना वो भी अपनी चादर उतार कर लिबरल होने की कोशिश करेगी, फारिस ने उतर कर कहा था। कुछ ही देर में नताशा भागती हुई हया तक पहुंची थी। कुछ पता है तुम लोगों को? वो हाँफते हुए कहने लगी। किस बारे में? हया ने इत्मीनान से कहा, यार वो फारिस तुम्हारे लिए प्लानिंग कर रहा है कि तुझे सबके सामने प्रपोज करेगा। हाउ रोमांटिक, वो हसरत से कहने लगी। चुपके हया उसकी बात पर किताब बंद करते हुए शौक के आलम में देखने लगी। हया प्लीज उसे मना मत करना, तुम्हें पता है ना फारिस कितना अमीर लड़का है। राबी ने एकदम तजवीज़ दी तो वो उन दोनों की बातों को चुपचाप सुनती रही। हाँ ना, इस तरह सुलेमान और हमारा ग्रुप एक हो जाएगा। राबी की बात पर वो उसे भुएं उचकाकर देखने लगी और जाने के लिए उठी थी। चलो हम पीछे से आते हैं, नताशा ने राबी से कहा और वो दोनों उसके पीछे चलने लगी। हया इमरान, फारिस ने उसे क्लासरूम की तरफ जाते हुए कॉरिडोर में पुकारा। वहां मौजूद लोगों ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। हया ने एक नज़र उसे देखा और आगे चल गई। रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फारिस दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़ लिया, मगर हया ने एकदम उसका हाथ झटका। अपनी हद में रहो, वो दांत पीस कर बोली। सब लोगों ने एकदम हैरानी का इजहार किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो जाओ। फारिस ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, मगर हया ने एकदम उसे धक्का दिया। मैंने कहा मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुम्हारा हश्र बुरा करने वाली हूँ। बेवकूफ़ साला, ऐसी कौन प्रपोज करता है? सुलेमान ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं फारिस जवाद आप सबके सामने ये इकरार करता हूँ कि हया इमरान इस यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है और मेरा इस पर दिल आ गया है। फारिस ने सबको मुतवज्जे किया। हया घबरा गई थी। वो अपनी चादर को संभाल कर उसकी तरफ बढ़ी। देखो, अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारी इस बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, वो धीमी आवाज में उसे कहने लगी। तो क्या कहती हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? फारिस का जुमला पूरा होते ही हया ने उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। सब ने शोर मचाया। एक बार सी बात समझ नहीं आती? हया ने गुस्से से कहा। तुम बहुत गलत कर रही हो, फारिस ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग लड़कियों को क्या समझते हो? वो भड़क उठी थी। तुम्हारी सोसाइटी की होंगी वो लड़कियां जो लड़कों की इस तरह पिचकारने पर खुश होती हैं, या भागती हुई तुम जैसे बेशर्मों के पहलू से लिपट जाती हैं। मैं हया इमरान उन लड़कियों में से हरगिज नहीं जो बीच चौराहे पर अपने नाम के साथ गर्लफ्रेंड का लक़ब लगाती हूँ, या फिर तुम जैसे बेशर्म लड़कों के आगे पीछे घूमने से खुश होती हूँ। हया की बात पर अरीश उसकी तरफ आई। ये क्या तरीका है मना करने का? सीधे अल्फाज में नो बोल सकती हो ना? अरीश ने आकर उसे फीके लहजे में कहा था। तुम चुप रहो। हया एकदम उस पर गर्राई तो वो डरते हुए पीछे हो गई। नताशा ने आकर उसके हाथ को पकड़कर ले जाने की कोशिश की, मगर हया ने उसे रोक दिया। आइंदा मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोचना। वो हया इमरान हूँ, कोई अरीश या मलीहा नहीं जो तुम जैसे लड़कों को मुंह लगाती हूँ। वो अपनी चादर को ठीक करते हुए वहां से चली गई। हाँ, ये लड़की कितनी लंबी जबान है इसकी, डिस्गस्टिंग, अरीश ने हैरत से कहा। अरीश के रिएक्शन पर सब ने ही हया को कसूरवार मान लिया। सुलेमान, कहाँ जा रहे हो? छोड़ तो, वो अच्छी लड़की नहीं है। सुलेमान ने उसके पीछे जाने की कोशिश की। अरीश ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया।
تمہیں پتا ہے وہ بے شرم لڑکی بیچ میں میرا نام لے رہی تھی؟ عریش نے بے یقینی سے کہا۔ اور یہ عجیب ہے، پہلے فارس کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر جب اس نے پرپوز کیا تو وہ گھٹیا ہو گیا۔ حالانکہ گھٹیا پن کا مظاہرہ اس نے کیا تھا۔ عریش نے طنز اور غصے سے کہا، یار کیا ضرورت تھی ایسی لڑکی کو کر دینا چھوٹے لوگوں والی بات۔ سلیمان نے فارس کو دیکھ کر غصے سے کہا، جو اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا، تم دیکھنا میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ سلیمان کو بھڑکا کر عریش کے دل کو ٹھنڈک پہنچی تھی۔ پروپوز ہی تو کر رہا تھا، اس میں کیا غلط ہے؟ اب ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے جس پر ہم تنقید نہیں کر سکتے۔ ہمیں فارس کی سائیڈ لینی چاہیے، نہ کہ کسی اور کی۔ انیس نے مزید اکسایا تو سلیمان غصے سے چلا گیا۔ سلیمان ابراہیم نے حیا کو ہاتھ سے پکڑا تو وہ چیخنے لگی، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ سلیمان نے لیبارٹری روم میں لے جا کر اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ وہ حیران ہوئی۔ چپ چاپ میری بات سنو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ حیا نے باہر جانے کی کوشش کی مگر سلیمان نے لات مار کر دروازے کو لاک کیا۔ وہ سہم گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، حیا نے اونچی آواز میں کہا۔ کل پوری یونیورسٹی کے سامنے تم قبول اقرار کرو گی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ سلیمان ابراہیم کی بات پر وہ ضبط کیے آنکھوں سے سلیمان ابراہیم کو دیکھنے لگی تھی۔ ورنہ تم جانتی ہو تمہارا باپ میرے گھر میں ہی ملازمت کرتا ہے، اگر چوری کے الزام میں جیل گیا تو سہ نہیں پائے گا۔ وہ صفاقی سے بولا تو حیا آنکھیں میچ گئیں۔ اس سے غلطی ہوئی تھی سلیمان ابراہیم سے دشمنی مول لیتے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا باپ سلیمان ابراہیم کا ہی ملازم ہے۔ اس کی بات سے وہ جیسے زمین میں دھس گئی تھی۔ اگر کوئی چالاکی کی تو اس دنیا میں تنہا رہ جاؤ گی۔ سلیمان نے مسکرا کر مذاق اڑایا، ویسی اچھی ایکٹنگ کرنا ورنہ میں بہت برا ہوں۔ سلیمان نے ہنستے میں دھمکی دی۔ وہ غصے سے کانپنے لگی تھی مگر اس کے قدم جم گئے تھی۔ سلیمان کے جاتے ہی وہ نیچے زمین پر بیٹھی جیسے وہ اپنی اوقات کو یاد کر کے حد سے زیادہ بے بسی کا شکار ہو چکی تھی۔ اگلے دن اس نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے سلیمان ابراہیم کو پرپوز کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو مسلسل سوچ کے سمندر میں ڈوبی خود کو اس کام کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیا ابراہیم کے لیے اس کی عزت نفس ہی سب کچھ تھا، مگر آج اسے کوئی مجروح کرنے والا تھا۔ وہ چادر میں لپٹی ویسی ہی آئی جیسے روز آتی تھی اور سلیمان کے سامنے رک گئی۔ کیا ہوا حیا، رک کیوں گئی؟ چلنا۔ نتاشا نے اسے بت کی طرح کھڑے دیکھ کر سرگوشی کی مگر حیا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سلیمان دل ہی دل میں خوف زدہ ہوا تھا کہ کہیں وہ اسے بھی سب کے سامنے تھپڑ نہ مار دے، مگر حیا نے تھوک نگل کر اسے دیکھا تھا۔ سلیمان ابراہیم، مجھے تم سے یہ کہنا ہے، حیا نے بمشکل کہا۔ سلیمان نے اسے دیکھ کر حیرانی ظاہر کی مگر پھر سب کی توجہ گھمائی۔ فارس بھی کسی کی اطلاع پر وہاں پہنچا تھا اور سیکنڈ فلور کے کوریڈور سے حیا کو سلیمان کے سامنے دیکھ کر رک گیا تھا۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں حیا عمران تمہیں پسند کرتی ہوں۔ حیا نے بمشکل بات مکمل کی۔ کیا کہا؟ سلیمان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اس کے لہجے کا بے تاثر تھا۔ سلیمان نے کھینچ کر تھپڑ مارا حیا کو۔ کچھ دیر کے لیے سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دیا۔ تم مجھے سب کے سامنے پروپوز کرو گی اور میں خوش ہو جاؤں گی؟ یہ تمہاری بھول ہے مس حیا۔ مجھے تم جیسی چادر میں لپٹی ہوئی ڈبل فیس لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ حیا کو اب تک کانوں میں سائیں سائیں سنائی دے رہا تھا، آواز جیسے دور سے آنے لگی تھی اور سب کچھ دھندلا سا لگنے لگ گیا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے فارس کو کہ تم جیسے لڑکوں کے آگے پیچھے نہیں گھومتی؟ اب کیا میں بھی ایسا جیسا ہی ہوں؟ میرا خیال ہے تمہیں اپنی اوقات یاد آ گئی ہوگی۔ سلیمان نے اسے حد سے زیادہ بے عزت کیا تھا۔ عریش بہت خوش تھی اور طنزیہ ہنسی تھی۔ بس کرو سلیمان، بہت ہوا، رابی نے غصے سے کہا اور حیا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا سلیمان ابراہیم، بہت پچھتاؤ گے، نتاشا نے بے حد افسوس سے کہا اور دھیمے لہجے میں کہہ کر چلی گئی۔ سلیمان اس کی طرف دیکھ کر ہنسا تھا، چھمچی کہیں کی۔ عریش نے اس کے پیچھے سے آ کر کہا تھا اور سب ہنسنے لگے۔ سلیمان نے دل کی تسلی کے لیے سب کیا۔ اسے لگا کہ حیا کی کھوکھلی اما کو توڑ دیا، مگر وہ ہنستے ہوئے بھی خود کو بے چین محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا وہ خوش تھا۔ فارس اس کی دوستی پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ سب نے خوب پارٹی کی اور بالآخر سلیمان تھک ہار کر گھر لوٹ آیا تھا۔ سلیمان بیٹا، عمران کاکا کے پکارنے پر وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا کاکا، اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ بیٹا تمہاری نیند خراب تھی مگر میری بیٹی، وہ کہتی ہوئے رک گئی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟
सुलेमान ने उनके कंधे को पकड़कर हैरानगी से पूछा, जो नम आंखों से लरसती हुई आवाज में बात कर रहे थे। मेरी बेटी सुबह यूनिवर्सिटी गई थी, अब तक नहीं लौटी। सुलेमान के पैरों तले से जैसे किसी ने जमीन खींच ली थी। आपने उसके दोस्तों से पूछा, किसी से बात की? सुलेमान ने एकदम फोन उठाया। मेरे पास सिर्फ उसकी एक ही सहेली राबिया का नंबर था, जिसने बताया कि वो उसके साथ थी, मगर शाम में घर लौट गई थी। वो बहुत घबराए हुए थे। सुलेमान ने धड़कते दिल के साथ राबिया को कॉल की। क्या मसला है, इस वक्त क्यों कॉल की है? राबिया ने बेजारी से कहा। यार सुनो, हया तुम्हारे साथ ही है, कहाँ है? सुलेमान ने एकदम पूछा था। क्या मतलब कहाँ है? अपने घर में होगी, और वैसे भी तुम होते कौन हो सब पूछने वाले? उसकी इतनी बेइज्जती करने के बाद भी बिल नहीं भरा। राबिया ने गुस्से से कहा। यार वो अब तक अपने घर नहीं आई। सुलेमान की बात पर वो हड़बड़ाकर बोली कि क्या, तू कहाँ है? वो मेरे पास नताशा का नंबर नहीं, प्लीज उससे पूछो, शायद उसके साथ हो। सुलेमान ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। वो जो अब तक हया इमरान से नफरत का दावेदार था, खौफ के मारे अब उसके कानों में साएं साएं सुनाई देने लगी। मगर अपने अंदरूनी तासुरात को छुपाते हुए इमरान काका के पास आया। आप फिक्र ना करें, मैंने उसके दोस्त को फ़ोन किया है, वहीं होगी वो, थोड़ी देर तक बता देगी। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। सुलेमान ने उन्हें दिलासा दिया। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मेरी 7 पर्दों में पली बढ़ी बेटी, जिसे मैंने तेज़ हवा का झोंका भी नहीं लगने दिया, पता नहीं किस हाल में होगी। इमरान काका बेहद घबराई हुई आवाज़ में कहने लगे। उनकी बातों से सुलेमान का ज़मीर उसे अंदर ही अंदर कचोट के मार रहा था, बार बार उसे लानत मलानत कर रहा था। आप इत्मीनान से बैठी, मैं उसे लेकर ही घर आऊँगा, बेफिक्र होकर सो जाएं आप। सुलेमान खुद पर काबू पाकर उन्हें घर ले आया और तसल्ली देकर बाहर निकल गया। मगर इमरान काका वैसे ही किसी बुत परस्त की तरह घड़ी की टिक टिक पर नजर जमाई बैठी रही। सुलेमान गाड़ी दौड़ाते हुए पहले उसकी गिनी चुनी दोस्तों की तरफ गया, मगर जब कहीं से कोई खबर ना मिली तो उसने सीधा जाकर थाने में ड्यूटी पर मौजूद एक इंस्पेक्टर से बात की। सर, आपको क्या लगता है कि वो कहीं किसी के साथ भाग नहीं? वो ऐसी लड़की नहीं है। सुलेमान ने बेसाख्ता बात काटी। इंस्पेक्टर ने उसे हैरत से देखा। सॉरी। सुलेमान ने खुद पर काबू पाकर लहजे को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर उसकी हालत देखकर कुछ तजस्सुस का शिकार हुआ था। दरअसल यूनिवर्सिटी में आज उसके साथ किसी ने बहुत बदतमीजी कर ली थी, तो मुझे लगता है वो बहुत दुखी होगी। हालांकि वो अपनी दोस्त के साथ गई थी, मगर उसकी दोस्त कह रही है कि हया सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठी थी, मगर कोई बात नहीं की और वो उसके बाहर चली गई। मुझे लगता है कहीं उसने खुदकुशी करने की कोशिश। सुलेमान ने बात मुकम्मल नहीं की, मगर इंस्पेक्टर समझ गया। मैं चाहता हूं कि इस सीसी कैमरों की फुटेज देखें और अच्छी तरह। वो एक लम्हे के लिए रुक गया। अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, मुझे सूरज निकलने से पहले वो चाहिए। सुलेमान ने ऑर्डर दिया। वो एक मिनिस्टर का बेटा था, जिसने अपनी साख पर इज्जत बनाई थी, और आज पहली बार उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। हालांकि वो एक घमंडी इंसान था, मगर अपनी ताकत का रौब कभी नहीं जमाता था। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, सुलेमान ने दिल ही दिल में सोचा। वो पुलिस के साथ साथ हर जगह जा रहा था। उसे डर था कि अगर वो मर गई या उसे कुछ हुआ तो उसका गुनहगार फकत वही होगा। सर, मोबाइल का आखिरी लोकेशन मिला है, एक पुलिस एहलकार ने आकर खबर दी। इंस्पेक्टर ने फौरन जाकर जांच की। सुलेमान ने भी आकर लैपटॉप पर नजर डाली, मगर लोकेशन देखकर होश उड़ गए। सुलेमान के ऊपर जैसे किसी ने बम फोड़ा था। सर, ये एक बिल्डिंग है जहां शायद आप ही का अपार्टमेंट भी है। इंस्पेक्टर की बात पर वो सकते में आ गया। आखिर ये हो क्या रहा था? सुलेमान इब्राहिम के साथ जैसे ही वो बौखला गया था। क्या ख्याल है सर, सर्च ऑपरेशन शुरू करें? इंस्पेक्टर ने सुलेमान से इजाजत मांगी। हाँ, फौरन पहुंचें, वो अपने आप पर काबू पाकर बोला था। वो हैरान था कि उसके अपार्टमेंट पर किसी का आना जाना नहीं था, ना ही अब तक सुलेमान के अलावा वहां कोई जाता था, क्योंकि वहां वो सिर्फ पढ़ाई करने या कुछ वक्त अकेले गुजारने जाता था। सुलेमान ने कुछ ही महीने पहले वो अपार्टमेंट लिया था, मगर खैर, इस बिल्डिंग में तो कई सारे अपार्टमेंट हैं, उसने खुद को तसल्ली दी। कुछ ही देर में पुलिस ने वहां की सर्वेलेंस कैमरों का जायजा लिया तो कुछ लोग हया को अपने साथ ही ऊपर एक अपार्टमेंट में ले गए थे। सुलेमान ने जैसे शुक्र अदा किया कि कम से कम वो उसके घर पर नहीं गई। सर, बज़ाहिर तो ये लोग उसे ऐसे साथ ले जा रही हैं जैसे उन्हें ये लड़की जानती है, पुलिस इंस्पेक्टर ने सुलेमान से कहा। इनके चेहरों पर फोकस करें। सुलेमान ने उन 2 मास्क लगे चेहरों को गौर से देखा। सुलेमान ने सर्वेलेंस ऑफिसर से कहा,
اس نے ان پر پوز لگا کر چہروں پر زوم کیا۔ سر، یہ پروسیکیوٹر جواد کا بیٹا لگتا ہے، فارس جواد، انسپیکٹر نے مشکوک لہجے میں کہا۔ اس فوٹیج کی کاپی مجھے دی گئی اور آپ جا کر فوراً لڑکی کی خبر کریں، سلیمان نے آرڈر دیا۔ یہ ہمارا باس ہے کیا؟ ایک پولیس اہلکار نے سلیمان کو دیکھ کر دوسرے سے کہا۔ یہ منسٹر کا بیٹا ہے، یہاں پولیس نہیں سیاست دان باس ہوتے ہیں، دوسرے نے طنز کیا۔ فارس کے اپارٹمنٹ پر کوئی نہیں تھا، ہاں مگر حیا کی چادر ضرور ملی تھی۔ کمینہ انسان، اسے تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ فارس جواد پر کڈنیپنگ رپورٹ کاٹو اور ابھی اسی وقت اسے حراست میں لو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، سلیمان غصے سے بڑبڑایا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں تیزی سے نکل گیا جبکہ پولیس بھی اس کے پیچھے تھی۔ سلیمان نے فارس کو کال کر کے پوچھا کہ کہاں ہے اور پیچھے آتی پولیس انسپیکٹر کو بھی اس کی لوکیشن بھیجی۔ فارس کو کیا پتا کہ اس وقت وہ اس کے پاس کیوں آ رہا تھا، اسے لگا دوست ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس وقت کوئی پارٹی کرنے کا موڈ تھا، فارس نے اسے گھر آتے ہی کہا تھا، مگر سلیمان نے قریب آتے ہی اسے زور سے تھپڑ مارا تھا۔ حیا کہاں ہے؟ فارس نے ایک دم گال کو پکڑ کر حیرانگی سے دیکھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حیا کہاں ہے؟ جواب دے۔ سلیمان نے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ وہ بے ساختہ پیچھے صوفے پہ گرا۔ تو پاگل ہو گیا کیا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں۔ فارس کی بات کاٹتے ہوئے سلیمان نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تو میں تیری جان لے لوں گا۔ سلیمان جیسے ہوش کھو چکا تھا۔ فارس کے گھر والے آ گئے اور پولیس بھی پہنچی تھی۔ سلیمان نے فوراً اس کا موبائل لے کر انسپیکٹر کے حوالے کیا۔ کیا ہوا؟ کچھ پتا تو چلے۔ سلیمان کیوں اتنے غصے میں ہے؟ اپنی ہی دوست کی جان کے پیاسے بن گئے ہو؟ جواد صاحب نے چیختے ہوئے اس سے پوچھا۔ سر، آپ کے بیٹے نے ایک یونیورسٹی کی طالبہ حیا عمران کو اغوا کیا ہے۔ انسپیکٹر کے انکشاف پر سب حیران ہوئے تھے۔ حیا عمران اس کے ملازم کی بیٹی ہے؟ بھلا میں کیوں اسے کڈنیپ کروں گا؟ فارس نے ایک دم صفائی دی تھی، کیونکہ اس نے تمہیں بے عزت کیا تھا۔ سلیمان بات کاٹ کر اس کی طرف بڑھا مگر انسپیکٹر نے اسے روک لیا۔ سر، ہمیں آپ کے بیٹے کو اس وقت گرفتار کرنا ہوگا۔ انسپیکٹر نے اجازت دی۔ پہلے جا کر اریسٹ وارنٹ لے آؤ، پھر تم میرے بیٹے کو لے جا سکتے ہو، پروسیکیوٹر جواد نے غصے سے کہا۔ سر، ہمارے پاس آپ کے بیٹے کے خلاف ثبوت اور گواہ دونوں موجود ہیں۔ انسپیکٹر نے فارس کو ہتکڑی لگا کر کہا تو پروسیکیوٹر بے بس ہو گئے۔ سلیمان، یار یہ غلط ہے۔ آج دوپہر میں تم نے اسے سب کے سامنے بے عزت کیا تھا اور اب مجھے ہی گرفتار کروا رہا ہے۔ فارس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تو بہت گھٹیا آدمی ہے، اس بات کا اندازہ مجھے تھا، مگر میں ہی پاگل تھا، تیری حرکتوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ سلیمان کا لہجہ انگاروں جیسا تھا۔ اس سے پوچھیں کہ حیا کہاں ہے، اگر نہ بتائے تو چمڑی ادھیڑ دینا۔ سلیمان جانتا تھا کہ فارس کتنا ڈرپوک تھا، بس دوسروں پر اپنا جھوٹا روب جھاڑتا تھا۔ بے فکر ہو جائیں سر، سب اگلوا دیں گے، پولیس اہلکار نے کہا۔ بس آج کی رات۔ انسپیکٹر، ہو سکتا ہے کل آپ کا ٹرانسفر ہو جائے، سلیمان نے رازداری سے کہا۔ انسپیکٹر سمجھ گیا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے پروسیکیوٹر جواد اس کا ٹرانسفر کرا دیں گے تاکہ سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں فارس نے پولیس کے ڈنڈے سے ڈر کر سب کچھ صاف بتا دیا تھا۔ میں نے اسے کڈنیپ کیا تھا، مگر وہ جانے کیسے بھاگ گئی، میں نہیں جانتا وہ کہاں گئی، مگر کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن میں بھی وہ نہیں دکھی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے بھی کیمرہ فوٹیج چیک کروایا تھا، مگر اس کی گھر سے نکلنے کی کوئی فوٹیج نہیں تھی۔ فارس نے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ جھوٹ بول رہا ہے، بھلا وہ کیا جانے ان کاموں کو جو ایک پردہ دار لڑکی ہے، سلیمان نے بے یقینی سے کہا۔ میں سچ مجھے نہیں پتا، تمہارے آنے سے ٹھیک 40 منٹ پہلے وہ وہاں سے فرار ہوئی تھی، میرے آدمی کو زخمی کر کے وہ جانے کیسے غائب ہوئی تھی، فارس نے بے بسی سے کہا تھا۔ تو تم کہاں تھے؟ پولیس نے پوچھا۔ میں اسے کمرے میں قید کر کے چھوڑ گیا تھا، مگر جیسے ہی گھر پہنچا کچھ ہی دیر میں کال آئی تھی۔ جواد کی بات پر یقین کرنا سب کی مجبوری تھی۔ سلیمان حد سے زیادہ فکر مند تھا کہ اگر حیا نہ ملی تو وہ نہیں جی پائے گا۔ مجھے معاف کر دو حیا عمران، میں تمہارا گنہگار ہوں، سلیمان نے ہسپتال کے بیڈ پر اسے بے ہوش پڑا دیکھ کر کہا۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا جب سلیمان نے تھک ہار کر اپنے اپارٹمنٹ کا رخ کیا تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو حیا کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ سلیمان نے اسے ایک دم گود میں اٹھایا اور سیدھا ہسپتال لے آیا، اور اب وہ خطرے سے باہر تھی کیونکہ اسے پینک اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بیٹا، تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں؟ تم نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے، اگر میری بیٹی نہ ملتی تو میں کہیں کا نہیں رہتا۔ عمران کاکا کی بات پر سلیمان ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔
कैसी बातें कर रही हैं आप? अपना ख्याल रखेंगे तो फिर ही हया को संभाल पाएंगे ना। सुलेमान की तसल्ली पर वो आबदीदा हो गई। तुम ना होती तो आज हमारा क्या होता। कोई सगा भी इतना नहीं करता जितना तुमने अपने इस नौकर के लिए किया है, इमरान काका उसे कहने लगे। बस करें प्लीज़, आप मेरे नौकर नहीं, मेरे डैड जैसे हैं। आपने हमेशा मुझे संभाला है। सुलेमान ने उन्हें अपनी गले से लगाकर कहा था। चलें कुछ खा लें, फिर थोड़ा आराम भी करें। हया के साथ नताशा और राबी रुक जाएंगी। इमरान काका ने हर बात से इनकार कर दिया और वहीं बेटी के पास बैठ गए। राबी ने उनको ज़बरदस्ती वहीं बिठाकर खाना खिलाया और आराम करने पर मजबूर किया। सुलेमान उसे कुछ देर के लिए ले गया। राबी हैरान थी कि जिस शख्स ने कल हया की सारी यूनिवर्सिटी के सामने बेइज्जती की थी, आज वो उसी की फिक्र में हलकान हो रहा था। मुझे नहीं पता हया ने उसे क्यों प्रपोज किया, जबकि हया उसे सख्त नापसंद करती है, राबी ने तशवीश से कहा। हो सकता है वो इस बात को छुपाई बैठी हो। और देखो ज़रा, मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच में पहले से ही कुछ चल रहा है। नताशा ने उसकी जाते पीछे से इशारा किया। सुलेमान को इब्राहिम को देखो, जैसे उसने कुछ किया ही ना था। जो लड़कियों के साथ इतना एटीट्यूड दिखाता है, आज वो किसी लड़की के लिए बेचैनी का शिकार है। नताशा की बात सुलेमान को दिल में चुभ गई थी। वो बाहर खड़ा उनकी बातें सुन सकता था, जबकि इमरान काका सुनने के थोड़े कमज़ोर थे। क्या मैं हया से नफ़रत नहीं करता था? मुझे तो ये चादर में लिपटी लड़कियों से सख्त एलर्जी थी और हद से ज़्यादा कोफ्त होती थी। मगर हया, इमरान, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं किसी तरह तुमसे दूर नहीं जा सकता? सुलेमान ने दिल ही दिल में सोचा था। नहीं यार, ये महज हमदर्दी है इमरान काका से। मगर हया के लिए सारी रात में परेशान रहा। उसे ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो खुद से सवाल जवाब करता रहा, मगर वो अभी भी बेचैन था। शुक्र है तुम ठीक हो। कहाँ चली गई थी? पता है तुम हमें अंकल कितने परेशान हुए थे? राबी ने उसके होश में आने के बाद कहा था। मैं यहाँ कैसे आई? वो जानती थी कि उसे सुलेमान ले आया होगा, मगर सवाल करना ज़रूरी था, क्योंकि नहीं जानता था कि वो सुलेमान के अपार्टमेंट पर खुद गई थी। हया का आईक्यू लेवल कमाल का था। उसने कुछ दिन पहले सुलेमान को फ़ोन पर बात करते सुना था, जब शायद उसने अपार्टमेंट लिया था। वो किसी से एड्रेस पूछते हुए अपने रजिस्टर में लिख रहा था, और वही रजिस्टर वो एक दिन लाइब्रेरी में मेज़ पर भूल गया था, जिसे खोलकर हया ने देखा था। वहीं अपार्टमेंट नंबर और आखिर में एक कोड था। उस वक्त हया को समझ नहीं आया था कि वो किस चीज़ का कोड था, मगर फारिस के फ्लैट से जब भागी तो वो उसकी बेडशीट साथ ले गई। वहाँ से भागने में फारिस के आदमी ने ही मदद की थी। सबसे पहले वो सीधी छत पर गई थी, लेकिन काफ़ी देर बाद वही बेडशीट ओढ़कर वो नीचे सुलेमान के फ्लैट में आई थी। फारिस उसके भागने की फुटेज भी फारिस के आदमी ने ही डिलीट करवाई थी, जबकि वो ज़ख्मी बाहर रोड पर भागते हुए था। हया को सुलेमान के अपार्टमेंट पर छोड़कर चला गया। उसे समझ आया कि वो कोड उसके घर के दरवाजे पर लगा था, जो शायद उसे सिक्योरिटी टेक्नीशियन ने सेट करते वक्त बताया गया था। मगर हया जैसे ही घर पर के अंदर गई, उसे किसी खौफ ने आ घेरा और वो बेहोश हो गई थी। तुम मुझे माफ़ कर दो हया। इमरान, मुझे बताओ कैसे माफ़ करोगी? सुलेमान ने उसके सामने इकरार जुर्म करते हुए कहा। तुम किसी बात से खौफज़दा हो? तुम्हें किसी बात की नदामत तो नहीं है? हया ने तंज़ किया। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हया ने उसकी बात पर मुंह फेर लिया। यहाँ से चले जाओ सुलेमान, ये ना हो कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। वो मुंह फेर कर उसे देखे बना बात कर रही थी। सुलेमान उसके सामने नीचे फर्श पर बैठ गया। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सज़ा दो, मुझे बुरा भला कहो। सुलेमान ने पशीमानी के बायस नज़रें झुका ली थीं। मैंने कहा, चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप को किसी भी बात की भनक पड़े और वो जीते जी मर जाए। वो गुस्से से कहने लगी, मगर उसकी आंखों से आंसू रवां थे, जिन्हें एकदम साफ किया और एक बार फिर सुलेमान को गहरी नज़रों से देखा था। सुलेमान बना कुछ कहे चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, मगर वो पछतावों के घेरे में बहुत घुटन महसूस कर रहा था। इमरान काका अपनी बेटी को लेकर घर चले गए थे, मगर वो अब भी अपने अपार्टमेंट पर जा रहा था, जब उसके बाप इब्राहिम ने कॉल करके सीधा घर आने का कहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा था,
उन्होंने खींच कर थप्पड़ मारा। क्या समझती हो खुद को कि कुछ भी करते फिरोगे, मुझे पता नहीं चलेगा? सुलेमान ने शर्म के मारे नजरें झुका ली। इब्राहिम, तंजीला बेगम बेटे की तकलीफ पर बेसाख्ता चीखी, मगर वो बाप बेटे के बीच में बोल न सकी। क्या लगता है बाप को कैद दे दोगे या फिर तुम्हें बाप की इज्जत का जनाजा ही निकालना था? वो गुस्से से गिराए थे। हुआ क्या है? तंजीला बेगम ने मजबूरन पूछा। पूछो अपने उस बेटे से। वो सुलेमान की तरफ हाथ उठाकर चीखे थे। इमरान की बेटी को कल सरेआम बेइज्जत किया, फिर उसकी अगवाकार की एफआईआर फारिस पर दर्ज करवाई। अपने गुनाह को छुपाकर भले बनने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था उसे ही पता होगा। वो चीख चीख कर कहने लगे, मगर सुलेमान खामोश खड़ा था। सुलेमान, तुम्हारे डैड क्या कह रहे हैं, कुछ बताओगी? हैरत से उसके करीब आकर बोली। मुझे तो लगता है इमरान की बेटी को भी उसने खुद ही अगवा। सुलेमान ने उनकी बात काट दी। ऐसा नहीं है डैड, उसे फारिस ने ही किडनैप किया था, वो बमुश्किल बोला था। मुझे तुम्हारी बात पर ज़रा भी एतबार नहीं है। वो गुस्से से कह रहे थे। मैं हया से शादी करना चाहता हूँ। वो बेहद धीमे लहजे में बोला। मुंह बंद करो अपना। इब्राहिम हैदर बेकाबू होकर बेसाख्ता उस पर हाथ उठाया था। इब्राहिम, प्लीज़ छोड़ दे उसे। तंजीला बेगम ने एकदम हाथ रोककर कहा था। तुम जाओ अपने कमरे में। वो बेटे को देखकर बोले थे। सुलेमान तेजी से कमरे में चला गया। सुन रही हो उसकी बातें? वो बीवी का हाथ छिड़क कर बोले। हाँ, यही होना था। अपने बेटे को और सर पर चढ़ाएं। जब मैं कह रही थी तब मेरी तो एक न सुनी कि लड़का है। हद से ज़्यादा एतबार मत करें, इतनी ढील मत दें। मगर नहीं, आपको तो मोहब्बत का हक इसी तरह अदा करना था। वो ताने देते हुए बोली। तंजीला बेगम ठीक कह रही थी। सुलेमान को हद से ज़्यादा हठधर्मी अपने बाप ने दी थी, जिसके बायस वो खुद को परफेक्ट समझता था। खैर, अब गुस्से से कुछ नहीं होगा। उसे अकेले में बैठकर प्यार से समझाएं। वैसे तो दोनों बाप बेटे यकजान तो गालिब हैं। वो तंजिया अंदाज में कहने लगी। सुलेमान ने सारी रात जागकर तुम्हें ढूंढा और तुम्हारी जान बचाई। इमरान काका ने बेटी के सामने उसकी तारीफ की, मगर हया ने कुछ नहीं कहा। उसने वादा किया कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। बाप की बात पर हया बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। पापा, आपने उसकी बात पर एतबार कैसे कर लिया? वो होता कौन है जो हम पर तरस खाए? वो बेबसी से बोली थी। उसके बाप को क्या पता था कि वो उससे नफरत करने लगी थी। इब्राहिम हैदर ने अपने बेटे को बहुत समझाया, मगर वो अपने काम का एक था। सुलेमान ने आखिरी कदम किया। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी और हमारी हैसियत में बहुत फ़र्क है। ये सच ही है, मगर हकीकत में मेरी औकात नहीं थी तुम्हें चाहने की। तुम एक पाक दामन लड़की हो जिसे खुदा ने खुद किसी के जाल से महफूज रखा है, और इस बात की वजह मैं सिर्फ तुम्हारे किरदार को समझता हूँ। तुमसे निकाह करके तुम्हें महफूज करना चाहता हूँ। सुलेमान की बात पर वो भड़क गई। तुम मेरे मुहाफिज बनोगे? तुम खुद एक रहजन हो। सुलेमान, इब्राहिम, हया ने गुस्से से कहा। मेरा बाप तुम्हारे असली चेहरे से नावाकिफ़ है, मगर मैं उन्हें सच बताकर मज़ीद परेशान नहीं कर सकती। वो बेबसी से कहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तुम समझते क्या हो? खुद को जब दिल करेगा मुझे जलील करोगे और जब चाहोगे अपनी बात मनवाओगे। वो उसका गिरेबान पकड़कर गुस्से से बोली थी। मैं वाकई तुमसे शर्मिंदा हूँ, इसलिए शादी करना चाहता हूँ। सुलेमान ने बेहद नरमी से उसके हाथ छुड़ाकर कहा। अब कोई नया नाटक सोचा है? अगर मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। वो उसे गिरेबान से पकड़े झुंझोड़ कर बोली। शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो? वो उसे खुद से दूर करते हुए बोला। तो क्या क्या कर लोगे तुम? सारी दुनिया के सामने मुझे रुस्वा किया, मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह किया। क्या अब भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? वो रोते हुए ज़मीन पर ढा गईं। सुलेमान का दिल क्या कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें दफन हो जाए। उसने वो मुश्किल थूक निगला और कुछ कहने की हिम्मत की। मुझसे निकाह पर राज़ी ना हुई तो इमरान काका को बता दूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। सुलेमान की बात पर वो सकते में आ गई और उसे बेयकीनी से देखने लगी। सुलेमान ने उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपनी उंगली में जज्ब किया, मगर हया ने उसे कुछ नहीं कहा।
वो देख रही थी कि कितना बेहिस इंसान है ये। सब ठीक कर दूंगा, यकीन करो। वो बहुत धीमे लहजे में कहने लगा, मगर एकदम उठकर चला गया था। अगले दिन सुलेमान ने हया से निकाह कर लिया और अपने बाप तक को नहीं बताया। हया मजबूर और बेबस थी, मगर उसने दिल ही दिल में ये तय किया था कि वो सुलेमान को जलील और रुस्वा कर देगी, और इस बारे में उसने अपने बाप को भी नहीं बताया। कुछ दिनों में उसके इम्तिहानात थे। वो अपने आखिरी सेमेस्टर को मुकम्मल करना चाहती थी, इसलिए यूनिवर्सिटी चली आई। लो आ गई जहां भर की खाक छानने के बाद। अरीश ने उसे देखते ही कहा, मगर वो नहीं जानती थी कि सुलेमान भी उसके ऐन पीछे आ रहा था, जो अब उसका शौहर था। हया ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर अरीश ने अपने तल्ख जुमले से उसके कदम रोक दिए। शर्म नहीं आती ना? यहाँ वापस आते, या फिर पूरी यूनिवर्सिटी में अपना नाम बनाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरीश के तंज भरे जुमलों पर उसने मुड़कर देखा। अरीश, ये क्या बकवास है? सुलेमान ने हया के सामने खड़े होकर कहा। अरीश हैरान हो गई। क्यों? तुम भूल गए? उसने फारिस के साथ क्या किया? फिर उसने तुमसे पसंदीदगी का इजहार किया। अरीश ने गुस्से से कहा, माफ़ी मांगो उससे। सुलेमान ने भी जवाबन उससे कहा। वहां खड़े तमाम तलबा हैरान रह गए। क्या तुम होश में तो हो? वो हैरान थी। मैंने कहा, माफ़ी मांगो हया से, और फारिस के साथ जो उसने किया वो बिल्कुल ठीक था। और रही मेरी बात, सुलेमान ने सबको देखकर मुखातिब किया। हया ने जो कुछ मुझसे कहा था वो सब मेरे कहने पर कहा था। उसमें हया की कोई मर्जी शामिल नहीं थी। उसने मजबूर होकर वो सब कुछ कहा था, और मैं सुलेमान, इब्राहिम सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने हया के साथ बहुत गलत किया, जिसके लिए मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। सुलेमान की बात पर सब दंग रह गए थे। अगर तुम सबका नाटक हो गया हो तो हटो रास्ते से, हया ने गुस्से से तंज किया। नताशा और राबी उसे हाथ से पकड़कर ले गई थीं। सुलेमान, तुम पागल हो गए हो, उस घटिया ज़बान संभाल कर बात करो। सुलेमान ने उसे धमकी आमेज लहजे में दांत पीस कर कहा। वो दंग रह गई। आइंदा कभी हया के लिए तुमने कुछ भी बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुलेमान की उस अचानक बदलाव पर सब हैरान रह गए थे, मगर किसी की जुर्रत न थी कि उसके सामने जवाब दे सके। तो तुमने सबको उसी वक्त बताना था कि वो सब कुछ तुम उसी के कहने पर कहा था? राबी ने उसे क्लास में लाकर कहा था। डरती तो मैं भी किसी के बाप से भी नहीं हूं, मगर मुझे अपने बाप की इज्जत प्यारी है। हया ने बेहद धीमी आवाज में मगर लहजा बेबस समो कर कहा था। तुम्हें भी सबके सामने इस बात पर थप्पड़ मारना चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले सुलेमान इब्राहिम ने तुम्हें मारा था। नताशा ने गुस्से से कहा। तो क्या इससे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाती? क्या लोग मुझे दाद देते कि वाह हया इमरान, तुम तो तीर मार निकली? वो तंजिया हंसी। ऐसा कुछ नहीं हया, सब जानते हैं कि तुम जैसी इज्जत किसी की नहीं। ना तो तुम बुरी हो और ना तुमने कुछ बुरा किया है। तुम एक शरीफ और इज्जतदार लड़की हो। इस बात के लिए मुझ जैसों की गवाही की हरगिज ज़रूरत नहीं। सुलेमान ने अंदर आकर कहा। हया ने उसकी बात पर नज़रें फेर लीं। मैं जा रही हूँ। उसकी बात काट कर हया ने राबी और नताशा को देखकर कहा और अपना बैग उठाकर कंधे पर लटकाकर बाहर निकल गई। सुलेमान उसे तकता रह गया। उसे लगा था कि निकाह करके वो उसके दिल का राजा बन जाएगा, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं था। हया ने उसे अपनी खामोशी से मात देने का प्लान किया था, जो सुलेमान इब्राहिम के लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। काका, हया कहाँ है? सुलेमान ने अंदर आते ही पूछा था। बेटा, वो अपने कमरे में है। ना तो किसी से बात करती, ना किसी से मिलती है। वो नमाज अदा करने के लिए बाहर जा रहे थे। जब सुलेमान उनके घर आया, इम्तहानात हो गए थे, मगर हया सबसे ताल्लुक़ तोड़कर गोशा नशीन हो गई थी। तुम अभी बाहर तक तैयार नहीं हुई? सुलेमान ने आते ही कहा। मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में। वो वहाँ से उठकर बाहर जाने लगी। यूनिवर्सिटी में सब ने गेट टुगेदर पार्टी रखी थी, मगर हया ने जाने से साफ इनकार कर दिया। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा। वो भी उठकर हया के सामने आकर खड़ा हुआ। तुम मत जाओ, वो लापरवाही से बोली थी। मुझे एक मौका तो दो कि मैं अपनी मोहब्बत को साबित कर सकूं।
सुलेमान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ रुख करवाया था। हया ने मुंह फेर लिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और सच कहूँ तो बहुत पहले से करता हूँ। जाने क्यों, मैं समझ नहीं पाया था। सुलेमान ने उसके सामने अपना चेहरा किया तो वो उसे पीठ देकर खड़ी हो गई, जबकि उसका हाथ अब तक सुलेमान के हाथ में था। हया बाजी, बाहर से किसी बच्चे की आवाज़ आई जो उसे पुकार रहा था। क्या हुआ टीपू? वो जल्दी से बाहर आकर पूछने लगी। सुलेमान भी उसके पीछे आ गया। इमरान चाचा बाहर रोड पर बेहोश हो गए हैं। कहाँ? कैसे? वो उसकी बात पूरी होने से पहले दुपट्टा ओढ़कर बाहर की तरफ दौड़ी थी। सुलेमान उसकी बात सुनते ही गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां पहुंचा। इमरान काका बाहर मस्जिद के करीब बेहोश हो गए थे। सुलेमान ने एकदम उन्हें मस्जिद के इमाम की मदद से गाड़ी में डाला और सीधा अस्पताल पहुंचा था। उनका शुगर लेवल डाउन हो चुका था और ब्लड प्रेशर भी बहुत कम था, जिसकी वजह से हार्ट बीट की रफ्तार कम हो गई और वो बेहोश हो गए थे। वो तो शुक्र है आप उन्हें वक्त पर ले आए। ऐसी हालत में इंसान के दिल की धड़कन बंद होने का खतरा होता है। डॉक्टर ने बाहर आते ही कहा, अब कैसे हैं वो? हम मिल सकते हैं? हया ने एकदम कहा, जी अब बेहतर है आप मिल लें, मगर उन्हें कुछ ऐसी बात ना कहें जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। डॉक्टर की नसीहत पर सुलेमान ने सर हिला दिया और एक दिन अस्पताल में रहने के बाद वो घर ले आए थे उन्हें। बेटा, तुम हर बार मुझ पर एहसानात का बोझ बढ़ाते जा रहे हो, इमरान काका ने उसे देखते ही कहा। हया ने भी उसे चोर नज़रों से देखा था। ऐसे मत कहे, मैं आपका बेटा हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ है कि अपनी फैमिली का ख्याल रखूँ। सुलेमान की बात पर उन्होंने दुआएं दी। कुछ देर बैठकर वो बाहर चला गया। हया भी उसके पीछे चली आई, मगर बाहर इब्राहिम और तंजीला को देखकर ठटक गई। अब कैसी तबीयत है इमरान की? वो देखते ही बोले। जी बेहतर है, हया ने जवाबन दिया। आपने यहाँ आने की जहमत की? तुम्हारी वजह से नहीं की, बेशर्म इंसान, तुमसे तो मैं बाद में लटूंगा, वो बेटे को जवाबन धमक आमेज लहजे में बोले। सुलेमान ने इत्मीनान से सर झुकाया था। मैं इमरान और अपनी बहू की वजह से आया हूँ। उनकी बात पर हया हैरान हुई, मगर उन्होंने हया के सर पर हाथ फेरा और अंदर चले गए। तंजीला ने भी हया के गाल को थपथपाया। उनको तुमने बताया है? वो हैरान थी। नहीं, इमरान काका ने बताया होगा। सुलेमान ने इत्मीनान से कहा। क्या तुमने बाबा को बता दिया था? वो गुस्से से बोली। उन्हें शुरू से ही पता था, मैंने उनकी इजाज़त से ही तुमसे निकाह का पूछा था। वो खुश थे कि कम अज़ कम तुम राज़ी हो गई थी। हया ने उसे गुस्से से देखा और बाहर चली गई। तुम किस बात से नाराज़ हो? वो उसके पीछे आकर बोला। मैं खुद से खफा हूँ कि बाबा को परेशान करती हूँ और उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो परेशानी से कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं, वो तुमसे प्यार करते हैं, मैंने सब बता दिया है। जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ था, मैंने उन्हें धोखे में रखना मुनासिब नहीं समझा। वो उसके साथ बैठकर कहने लगा, बस मैं ही बेवकूफ़ बनी। तुमने मुझे डरा कर किस तरह मनाया था, उन्हें ये पता था। सुलेमान ने नफ़ी में सर हिलाया था और इसी बात का फ़ायदा भी उठाया। वो नाराज़गी से बोली थी। इमरान काका के लिए सुलेमान को इतना फ़िक्रमंद देखकर हया सब भूल गई थी। इंसान खुद से हुई ज़्यादती तभी भूल जाता है जब उस शख्स को किसी अपने के लिए फ़िक्रमंद पाता है। हया ने भी उसे माफ़ कर दिया था। अच्छा बताओ, शादी कब करें ताकि मैं तुम्हें मना सकूं? सुलेमान ने उसके हाथ को पकड़कर कहा। बाबा से पूछ लेना, मैं नहीं जानती। वो हाथ छुड़ाकर बोली थी। मुझे माफ़ कर दिया? सुलेमान ने उसके पीछे आकर कहा था। वो चुपचाप किचन में आ गई थी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? सुलेमान ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो हया ने नज़रें झुकाकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया था।